मैं रामनिवास शाचार्य श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर आज अपन बेंथम की आलोचना जो विद्वानों ने की है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बेंथम के दर्शन की विचारों की आलोचना। तो ये सर्वविदित और बड़ा सत्य है कि जहाँ प्रशंसा है वहाँ आलोचना भी होती है, और कोई भी ऐसा दर्शनवाद सिद्धांत नहीं है कि जिसकी आलोचना नहीं की गई हो। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि बेंथम के दर्शन की भी कुछ आधारों पर आलोचना की गई है, जो इस प्रकार से हैं। एक एक करके मैं आपके सम्मुख रखने जा रहा हूँ। कृपया ध्यानपूर्वक सुनने और समझने का आप प्रयास करेंगे। तो पहला है इसमें मनोवैज्ञानिक व नैतिक आधार त्रुटिपूर्ण। इसमें हम देखते हैं कि बेंथम मनुष्य को निरंतर सुख के पीछे दौड़ने वाला एक स्वार्थी प्राणी मानता है जो उचित नहीं है। स्वार्थ मानव स्वभाव का एक प्रमुख तत्व तो है, लेकिन उसे मानव स्वभाव का एकमात्र तत्व नहीं माना जा सकता, कहा जा सकता। सच तो यह है कि मनुष्य अनेक जटिल भावनाओं और प्रवृत्तियों का पुतला है। मानव के सभी कार्य केवल सुख की इच्छा से प्रेरित नहीं होते। उसके कार्यों के पीछे दया, क्षमा, प्रेम, त्याग, परोपकार और देश प्रेम आदि प्रवृत्तियां भी होती हैं। वास्तविक मनुष्य बेंथम के मनुष्य से बहुत अधिक भावुक और बहुत कम विवेकशील होता है। तो ये उनकी पहली आलोचना को मैंने आपके समक्ष रखा है। मनुष्य केवल सुख के पीछे दौड़ने वाला है, या फिर कहना चाहिए स्वार्थी प्राणी, या वो जो कोई भी काम करता है वो अपने सुख के लिए ही करता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो दूसरों के सुख के लिए भी कार्य करता है। उसमें दया, क्षमा, प्रेम, त्याग, परोपकार, देश प्रेम आदि बहुत से भाव प्रधान उसका जीवन होता है। अनेक प्रकार के डायमेंशन होते हैं, प्रवृत्तियाँ होते हैं, टेंडेंसी होती हैं। तो वो सब किसी न किसी रूप में, किसी न किसी प्रकार से उसको प्रभावित करते रहते हैं, और उसके अनुसार मनुष्य का कार्य है वो संचालित होता है। केवल एकमात्र स्वयं के सुख के पीछे दौड़ना ही नहीं है। तो ये पहला है। दूसरा, अत्यधिक अस्पष्ट दर्शन। क्योंकि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख मापन सरल नहीं है। इसको मापना सरल कार्य नहीं है। आखिर हित या प्रसन्नता कोई ऐसी निश्चित स्वरूपवान वस्तु नहीं है जिसे तोला या नापा जा सके। तो जो हित या प्रसन्नता, इसका कोई एक निश्चित स्वरूप नहीं होता है कि इसको तोलने और नापने, ऐसा कुछ नहीं। राज्य के लिए ये निश्चित करना अत्यंत कठिन है कि किन कार्यों से अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख प्राप्त हो सकता है,
ये भी पूरा मापा नहीं जा सकता। इसका कारण यह है कि सुख हृदय से उत्पन्न होता है, परंतु राज्य का मनुष्य की आंतरिक भावनाओं से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। ऐसी परिस्थितियों में बेंथम की आनंद मापक गणना पद्धति भी हमारी कोई सहायता नहीं कर सकती। जब अंदर की जो हृदय से संबंधित बातें हैं, आंतरिक भावनाएं हैं, उनको वो जो उनकी पद्धति है, एक पद्धति दी है ना आनंद मापक गणना पद्धति, उससे इसको सही प्रकार से नापा नहीं जा सकता। तीसरा, नैतिकता की अवहेलना। बेंथम भारतीय चारवाक विचारों की भांति आनंद को ही जीवन का चरम लक्ष्य मान बैठा है और उसकी दृष्टि में धर्म, नैतिकता और अंतःकरण का कोई स्थान नहीं है। बेंथमवादी दर्शन को स्वीकार करने का परिणाम यह होगा कि व्यक्ति अत्यंत अवांछनीय और हानिकारक प्रवृत्तियां अपना लेंगे। व्यक्ति ये अत्यंत अवांछनीय और हानिकारक प्रवृत्तियां अपना लेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप समाज में घोर अव्यवस्था और अनैतिकता उत्पन्न हो जाएगी। तो देखो, नैतिकता की अवहेलना एक चारवाक दर्शन होता है कि खाओ पियो मौज करो। केवल व्यक्ति इसीलिए नहीं जीता है, उसके जीवन का लक्ष्य यही नहीं है खाओ पियो मौज करो, बल्कि उसके जीवन के कई पक्ष होते हैं। वो धर्म, नैतिकता, अंतःकरण, बहुत से उसके अंदर उनकी प्रवृत्तियां और भाव होते हैं और उन सब को लेकर वो चलता है। तो यदि बेंथम के इस दर्शन को स्वीकार कर लिया जाए तो नैतिकता की घोर अवहेलना होगी और उन जैसी परिस्थितियों में समाज में अव्यवस्था और अनैतिकता के बहुत से कार्य होने लग जाएंगे, लोग उनको स्वीकार करने लग जाएंगे। इसलिए उनके बेंथम के दर्शन से एक प्रकार से नैतिकता की अवहेलना भी होती है। अगला, सुखों में गुण विषयक भेद की अवहेलना। बेंथम के दर्शन में केवल सुख को स्वीकार किया गया है और उसमें त्रुटि यह है कि वह विभिन्न सुखों में केवल मात्रा विषयक भेद को स्वीकार करता है, गुण विषयक भेद को नहीं। बेंथम की इस धारणा का कारण यही हो सकता है कि वह जीवन की श्रेष्ठ प्रवृत्तियों को समझ नहीं सका है। रजाई में सोने के आनंद को एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ाई करने के आनंद के समान कैसे कहा जा सकता है। इसी प्रकार स्वादिष्ट भोजन करने के आनंद और शेक्सपियर या कालिदास की रचनाओं के अनुशीलन के आनंद में अत्यधिक आधारभूत अंतर होता है। इसलिए आलोचकों ने बेंथम के दर्शन को शूकरों का दर्शन, पिग फिलोसॉफी कहकर पुकारा है। तो देखो, यहाँ पर बेंथम है वो गुण विषयक भेद नहीं करता है, वो केवल मात्रा को ही देखता है, जबकि गुणों में गुण विशेष होता है। मात्रा और गुण में तो बहुत बड़ा अंतर होता है। अब देखो, इसमें एक जैसे उदाहरण दिया है कि रजाई में सोने का आनंद या फिर कोई एवरेस्ट की चढ़ाई करता है, तो रजाई वाले आनंद और उस आनंद में रात दिन का अंतर है।
हालांकि वहाँ पर वो बर्फीली हैं, जीवन दाव पर लगता है, पर वो आनंद भी तो एक अलग प्रकार का है, सांस और आनंद। कहाँ रिजाई वाली बात। इसी प्रकार से स्वादिष्ट भोजन की बात करें कि उसमें आनंद की, और हम शेक्सपियर का साहित्य पढ़ें, कालिदास का साहित्य पढ़ें, रचनाओं को पढ़ें, और उनका जो आनंद आता है वो एक अलग ही प्रकार का होता है। इनकी हम तुलना तो ये जो मात्रात्मक के केवल अंतर मानते हैं, ये गलत बात है। गुणात्मक दृष्टि से ये बिल्कुल गलत हो जाता है। तो ये सुख में गुण विषयक भेद की जो अवहेलना है, इसको विद्वानों ने स्वीकारा नहीं है। बहुत से विद्वानों ने इस आधार पर आलोचना की है और कहते हैं कि इस प्रकार से अच्छाई बुराई का सारा भेद खत्म हो जाएगा और जो शुक्रों का दर्शन, पिग फिलोसॉफी है, वो लागू हो जाएगी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगला, अल्पसंख्यकों के हितों पर आघात। बेंथम का आदर्श है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित। इस प्रकार बेंथम प्रत्येक व्यक्ति के आनंद पर नहीं वरन बहुसंख्यक वर्ग के आनंद पर बल देता है। वह बहुसंख्यक वर्ग को अवसर प्रदान करता है कि वह अपने आनंद की प्राप्ति के लिए अल्पसंख्यक वर्ग को कुचले तथा उस पर अत्याचार करे। उपयोगितावादी व्यवस्था में अल्पसंख्या का सुख बहुसंख्या के सुख से सदैव दबा रहेगा। तो ये इस दर्शन के माध्यम से अल्पसंख्यकों के हितों पर भी कुठाराघात होता है। आगे, राज्य और समाज के संबंध में त्रुटिपूर्ण धारणा। बेंथम का दर्शन समाज का एक ऐसा चित्र प्रस्तुत करता है जिसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति समाज के अन्य व्यक्तियों से असंबंधित रूप में सुख की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहता है। मैक्से ने लिखा है कि बेंथम वैयक्तिक और सामाजिक उपयोगिता के बीच की खाई को पार करने में असमर्थ रहा। राज्य और जो समाज के संबंध हैं, उसमें उनके जो विचार हैं, उन्होंने एक त्रुटिपूर्ण संबंध स्थापित कर दिए, या फिर कहना चाहिए कि वो इसमें सामंजस्य बैठाने में बिल्कुल असफल रहा कि एक व्यक्ति के हित और समाज के हितों में किस प्रकार से सामंजस्य स्थापित किया जाए। तो ये वो कर नहीं पाया। इसलिए जो मैक्से ने लिखा है ना कि बेंथम व्यक्तिक और सामाजिक उपयोगिता के बीच की खाई को पार करने में असमर्थ रहा, ये कमी देखने को मिलती है इसमें। आगे, राज्य और सरकार में भेद नहीं। बेंथम ने राज्य और सरकार के अंतर को ध्यान में नहीं रखा। यद्यपि सरकार राज्य का एक आवश्यक अंग है, किंतु बेंथम के समान सरकार को ही राज्य नहीं समझा जा सकता। बेंथम द्वारा उपयोगिता के जिस दर्शन का प्रतिपादन किया गया है वह सरकार के कार्यों के निर्देशन के लिए है, राज्य के लिए नहीं। इसलिए आलोचक बेंथम के दर्शन को राज्य का दर्शन न कहकर राज्य के व्यवहारिक कार्यों का दर्शन कहते हैं। स्वतंत्रता और समानता को उचित महत्व नहीं। बेंथम के मतानुसार कानून का प्रमुख लक्ष्य स्वतंत्रता या समानता नहीं वरन सुरक्षा है। वह स्वतंत्रता और समानता को सुरक्षा के अधीन कर देता है। बेंथम के द्वारा फ्रेंच क्रांति से पूर्व के वहाँ के सम्राट फ्रांसिस की प्रशंसा की गई, जो उनके स्वतंत्रता और समानता के प्रति उदासीनता दिखाता है। और समानता के बारे में उन्होंने ऐसा कहा है कि भाई ये तो हिंसा के द्वारा ही स्थापित होगी और इसको बनाए रखा जा सकता है। तो इस आधार पर विद्वानों ने उनकी आलोचना की है और आज आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक इसको सुना, समझने का प्रयास किया। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। एक बार पुनः धन्यवाद।